भी ख्याल रखना यार जरा थोड़ा जा वासी साहब के मेहमान बैठे ने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज भी हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे जो पिछले 2 दिनों से हम बातें कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हुकूमत साजी के हवाले से। हुकूमत साजी की जब बात आती है तो हम देख रहे हैं कि 17 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है और अब जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो हुकूमत साजी के हवाले से जो भी उनकी दरकार ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं और मुख्तलिफ डिलिब्रेशंस हो रही हैं। इसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बड़ा अच्छा पैनल होगा। हमारे साथ इस स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जहांगीर बदर साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और लाहौर की मारूफ व मशहूर शख्सियत भी हैं, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हनीफ अब्बासी साहब, नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली, और इनका ये भी है कि ये जो 5 ब्रांड स्पीकर्स हैं उनमें शामिल होते हैं। इसके अलावा हम फ़ोन पे भी लोगों से बात करेंगे नाज़रीन, और आपके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि इस वक्त हुकूमत साजी किस हवाले पे और किस तरह चल रही है। जहांगीर बदर साहब, आपसे शुरू करता हूँ कि हम देख रहे हैं कि एक मुतालबा किया जा रहा था पिछले कुछ दिनों से कि सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं, और वो कॉल करें तब हम उसको आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को। वज़ीर आज़म का नाम अभी तक नहीं आया, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास की डेट आ गई है, सदर ने वो कॉल कर लिया है। कहाँ पे मामला अटका हुआ है? एक तो आप गवर्नेंस के एतबार से चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो तो हम कोलिशन पार्टनर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी। तो एक तो डिसीजन ये हुआ कि हम मिलकर सेंटर और सूबों में हुकूमतें बनाएंगे। ठीक, चुनांचे उसका ये अमल जो है दोनों जानब से बातचीत का और किस अंदाज से और किस कहाँ कहाँ क्या क्या किया जाना ज़रूरी है उस पर बातचीत चल रही है, जो कि अभी कुछ दिन चलती रहेगी अपने हतमी नतीजे तक। ठीक, अब बात आ गई आपकी कि पार्टी के अंदर आप पूछ रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म का फैसला क्यों नहीं हुआ। तो वज़ीर आज़म का भी फैसला जो है, दुनिया में जहाँ भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो जब असम्बली का इजलास हो तो दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में एक आध दिन पहले ही डिसीजन लिया जाता है। और हमारे लिए डिसीजन लेना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है कि पहले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। इन द लाइफ टाइम ऑफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन द लाइफ टाइम ऑफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी और इतना उनके ऊपर मुतफिका तौर पे सबका जो था एक मैंडेट उन्हें था कि वो एक तरीक़ी अंदाज में फैसले खुद अकेले भी ले लिया करती तो यूं लगता कि जैसे सब ने मिलके लिए हैं। उनका अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था। अब एक नए अहद की पॉलिटिक्स शुरू हुई है और उस पर जो चेयरमैन बिलावल हैं वो पार्टी के चेयरमैन बने, जो मुल्क से बाहर हैं, अपनी तलीम मुकम्मल कर रहे हैं, और पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब सेनेटर आसिफ अली जरदारी जो हैं पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। ये चेयरमैन होने के अतबार से तो इन्हें जो पार्टी के रूल्स हैं उसके मुताबिक इस किस्म के ही डिस्क्रिशन, प्रिविलेजेस और प्रेरोगेटिव जो है हासिल हैं कि वो खुद अगर बनना चाहें तो खुद बन जाए, किसी दूसरे को नामजद करना चाहें दूसरे को कर दें। और दुनिया की तमाम पार्टियों में क़यादतों को ये राइट्स जो हैं ये प्रेरोगेटिव हासिल होते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा तरीका अख्तियार किया कि पार्टी के अंदर उन्होंने एक का जो है बनाने के लिए अपना कोशिश शुरू किया, डेलिब्रेशंस। और ये कंसेंसस जो है काफ़ी हद तक जो है बहुत सारी सतहों पे किया जा चुका है। पार्टी की जो कोलिशन पार्टीज होंगी उनके साथ भी बात। लेकिन आपने खुद कहा बदर साहब कि ये थोड़ा सा मुश्किल फैसला महसूस हो रहा है। इसलिए मुश्किल फैसला महसूस कर रहे हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अदम मौजूदगी में जो है एक नए अहद की पॉलिटिक्स शुरू हुई है और उस पर एकदम इलेक्शन और फिर ये
चीज़ें सामने आई हैं। तो ये क्या पार्टी की वीकनेस इसको कहा जा सकता है? वीकनेस नहीं कह सकते, एक केयरफुल एक्शन कह सकते हैं कि शरीक चेयरमैन इज़ वेरी केयरफुल इन टेकिंग द डिसीजन। वो फैसले लेने में उजलत से काम नहीं ले रहे, जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक अमल है उनकी जानब से। दूसरा, वो सबको एतमाद में ले रहे हैं, वो पार्टी के अंदर का कंसेंसस जानना चाह रहे हैं और उसके बाद हतमी तौर पर पार्टी के टारगेट देख के फिर वो देखेंगे व्हाट इज़ द सूटेबिलिटी टू लीड दी पार्टी। ठीक है, इसमें मजीद जो आपके जो कोलिशन पार्टनर हैं हनीफ अब्बासी साहब उनमें से शामिल हैं। अब्बासी साहब, महसूस हो रहा है कि जैसे अभी काम शुरू नहीं हुआ और डिविजन्स पहले से ही महसूस होना शुरू हो गई हैं। क्या वाकईतन ये सरफेस पे ही सिर्फ डिविजन्स हैं या ज़रा डीप डाउन अंडर भी हैं? उसमें कोई एक आध डिवीजन बताएं आप। ये जो वज़ीर आज़म के मामले पे हुआ, देखिए पहले डिवीजन तो आप सारे लोग ये कह रहे थे, ख़ासतौर पे मीडिया के ऊपर बात आ रही थी कि इनके आपस में कंसेंसस नहीं हो सकते रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के ऊपर, तो वो तो हो गए। सबसे बड़ा जो मसला था वो तो बूरबन का जो डिक्लेरेशन था जिसके ऊपर मोहतरम आसिफ अली जरदारी और मियाँ मोहम्मद मुआशिफ साहब ने सिग्नेचर किए और पूरी कौम की तर्जमानी की, उससे बड़ा इशू तो और कोई नहीं था। जहां तक रह गया ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक, ख्वाजा साहब का बयान उनकी ज़ाती हैसियत की बुनियाद पे था और आज उनकी कोई तरदीद भी छपी हुई है। जहां तक पार्टी मौक़िफ़ है, हमने हर जगह बैठ के इसी प्रोग्राम में, जब आपको याद होगा मैं आपके पास एक दफ़ा पहले भी आया था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। अगर उनका जो इस वक्त के करता धरता है आसिफ अली जरदारी साहब, अगर वो कंसेंसस लेना चाहते हैं डिवीजन वाइज अपनी पार्टी का या जिसको भी लाना चाहते हैं, हमें तो इस पे कोई किसी किस्म की रिजर्वेशंस नहीं है पार्टी की सतह के ऊपर, किसी ना मियाँ साहब के मुंह से आज तक ये बात निकली नहीं। लेकिन मरी डिक्लेरेशन में उसका इशारतन जिक्र था कि ऐसा कैंडिडेट हो प्राइम मिनिस्टर का जो कि इंडिपेंडेंट हो। नहीं नहीं नहीं, डिक्लेरेशन में ऐसी चीज कोई बात उसमें जो बातें हुई थी, जो नहीं नहीं, डिक्लेरेशन में दो चीजें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बातें हुई। नहीं नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक ये भी बात हुई थी कि जब जरदारी साहब से मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाकन ये बात की कि वो तो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो इस तरीके की बात को आप मखदूम अमीन फ़हीम साहब अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो आपको कोई इस पे? मैं देखिए जी, मैं तो मखदूम साहब का ऑफ द रिकॉर्ड भी बदर साहब से कह रहा था, अब भी अपनी ज़ाती हैसियत में कहता हूँ, मुझे तो मखदूम अमीन फ़हीम साहब एक अच्छे इंसान और एक अच्छे पॉलिटिशियन जो है वो नजर आते हैं। मेरी ज़ात को और मेरी पार्टी को भी उनसे कोई इख्तलाफ नहीं। तो इसका मतलब है कि ये तो दूसरी राय पाई नहीं जाती। अच्छे इंसान है, वेरी रिस्पेक्टेबल मैन, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। ये जो इन्होंने मरी अकॉर्ड की बात की है उस पर तो यही मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, जैसे इन्होंने यहाँ पे बयान किया है कि जो भी फैसला शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी करें वो इनको काबिल कबूल होगा, फाइनल होगा। इस पे अब आपका इस पे इत्तेफाक राय है, इस पे कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो सब कुछ पिछले 2 दिन ये बैड टेस्ट में हुआ, आप समझते हैं? ये जो ख्वाजा आसिफ वाला हुआ, ये अमीन फ़हीम साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब का, और ये होना नहीं चाहिए था। मैं ये देखें, अब्बासी साहब ने ठीक बात कही है यहाँ पे, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मैटर है और ये जिस तरह दुनिया की डिप्लोमेसी में ये एक जो फॉरेन पॉलिसी है उसका की पॉइंट ये होता है कि कोई मुल्क दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे। गुड फॉरेन पार्टनर्स को भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह दुनिया की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर भी ये एक मरवजा जो है, ये एक प्रिंसिपल है ऑफ कीपिंग द वर्किंग रिलेशनशिप ऑफ वन पार्टी टू अनदर, कि कोई एक पार्टी दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे और उनको अपने फैसले आज़ादाना तौर पर लेने दें। तो इस तरह से जो ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से बयान आया, इट केम इन बैड टेस्ट और उस पर वो मुनासिब नहीं था, क्योंकि इस तरह से अगर इस किस्म का सिलसिला शुरू है तो कोलिशन जो है ये कमज़ोर पड़ जाएगी। तो दूसरे लोग भी दूसरी पार्टियों में, कल को हमारी पार्टी का कोई बंदा अगर कोई इस तरह का इजहार कर दे इनके किसी लीडर के मुतल्लिक तो डजंट लुक नाइस, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, वी डोंट। ठीक है। अच्छा, अब इसी जो गुड फेथ में हम जब बात करते हैं तो इसी में फिर जो अगले मामलात आ रहे हैं जहांगीर बदर साहब, आप चूँकि उसमें शामिल रहे हैं पूरे हालात में और इसका मैं आपसे जवाब लूँगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त लाहौर से मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, और शामी साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं। शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब।
शामी साहब, आप देख रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ लेवल्स पे कोलिशन बिल्डिंग हो रही है और मुख्तलिफ पार्टनर्स जो है वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। बीच में हमने देखा 2-3 दिन पहले एक मामला वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से आया, मखदूम साहब का एक किस्सा शुरू हुआ। अभी तक आप समझते हैं कि कोलिशन जो है वो मूव फॉरवर्ड कर रही है इन द राइट डायरेक्शन? देखिए जी, कोलिशन में तो कोई मामला नहीं है। कोलिशन तो बन गई है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ANP उन्होंने एक दूसरे के साथ ताउन का फैसला किया है और उनको मेजॉरिटी की तायद हासिल है और कौमी असम्बली में वाज़ेह मेजॉरिटी के साथ ये कोलिशन वजूद में आ चुकी है। जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो पीपल्स पार्टी के अंदर है और पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, ये हक दिया गया है कि वो अपना वज़ीर-ए-आज़म नामजद कर दे। तो उसने अपने में से किसी शख्स को वज़ीर-ए-आज़म नामजद करना है। इसकी बहस वहां चल रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के फौरन बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यह ऐलान किया था कि मखदूम अमीन फ़हीम साहब वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। तो अभी जो सूरत हाल बाद में पैदा हुई है, वो ऐसे बयानात आए और ऐसी पोजीशंस मुख्तलिफ लोगों ने ली कि जिनसे ये मालूम हो रहा था कि शायद ये जो है उनकी जो वज़ारत उज़्मा है उस पर इत्तफाक राय नहीं है। तो कुछ दूसरे उम्मीदवार सामने आए, उसके बाद फिर कुछ उलझने पैदा हुई, फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो है मुस्लिम लीग नून के, उनका बयान सामने आया। तो ये सारी, फिर वहाँ जो मरी में मीटिंग हुई उसके अंदर मखदूम अमीन फ़हीम साहब को दावत नहीं मिल सकी। तो ये बड़ी इससे कंफ्यूजन पैदा हुआ और पीपल्स पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवार का फैसला नहीं कर पाई और वो इसमें उलझी हुई है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो इस वक्त कोलिशन को दरपेश है। लेकिन शामी साहब इसमें ये जो आपने उलझाव की बात की है, क्या ये उलझाव जो है ये कंफ्यूजन को जन्म नहीं दे रहा? नहीं, ये देखें सियासी अमल में ऐसा होता है और मुख्तलिफ अफराद होते हैं, उनके मुख्तलिफ मुफादात होते हैं, वो अपने मुफादात के ताबे अपने काम करते हैं। अब पीपल्स पार्टी में एक लोग ऐसे भी पैदा हो गए जो चाह रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म हो। आसिफ अली ज़रदारी साहब बार बार ये ऐलान कर चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, फिर वो कौमी असम्बली के मेंबर भी नहीं है। तो और फिर मखदूम अमीन फ़हीम की अपनी एक मजबूत शख्सियत है क्योंकि उनका नाम बार बार आता रहा है और पब्लिक परसेप्शन में वो वज़ारत उज़्मा के एक बड़े मजबूत मुस्तहिक भी हैं और उम्मीदवार भी हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी इसको ज्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकती थी और लेकिन वहां कोई हैंडलिंग बेहतर नहीं हुई। इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि मामला को बहुत उलझ गया है। उम्मीद है कि अनकरीब पीपल्स पार्टी की तरफ से ये ऐलान आ जाएगा। अच्छा, दूसरे जो इश्यूज हैं, जुडिशरी का मामला है और दीगर जो इश्यूज हैं जो मरी डिक्लेरेशन में भी सामने आए हैं, शामी साहब आपकी नज़र में आप समझ रहे हैं कि वो 30 दिन के अंदर अंदर हल हो जाएंगे? और जिस तरीके दोनों ने एक कमिटमेंट शो की है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है? तवक्को रखनी चाहिए कि हल हो जाएंगे, इसलिए कि जो जुडिशरी जो है जब 3 नवंबर को उसके खिलाफ जो इक़दाम किया उसको ख़त्म करना है और उसके अंदर कोई, मेरा ख्याल है कि पेचीदगी नहीं होनी चाहिए और कौमी असम्बली जो है उसको इस काबिल होना चाहिए और उसमें मौजूद जमातों को कि वो ये मसला जो है वो हल कर सकें। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन और बात कर रहे थे पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से। इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक का वक्त आ चुका है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आगे बढ़ाएंगे। सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से और हुकूमत साजी के हवाले से। बदर साहब, शामी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ उलझाव, कुछ अंदरूनी कुछ मसला चल रहा है इस तरह का। आप कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा, लेकिन एक जो जनरल फीलिंग है, एक पब्लिक परसेप्शन जो है वो ये है कि विद एवरी पासिंग डे ये कन्फ्यूजन इज बीइंग कन्फाउंडेड। बात ये है कि जब भी कोई पॉलिटिकल इशू हो और डिसीजन मेकिंग करनी हो आपने, तो उस पर तो फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह आना चाहिए। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं तो देन देयर इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देती है और फिर उस पर डिस्कशन के जरिए यू विल रीच टू द राइट कंक्लूजन। तो ये जो डिस्कशन है ना,
ये जब से पॉलिटिक्स इजाद हुई है डिस्कशन उसका बड़ा हम हिस्सा रहा है। ठीक है, अच्छा, ताकि किसी सही तरीके में पहुंचा जा सके। इसको दूसरे तरीके से मैं आपसे पूछ लेता हूं कि क्या आपकी पार्टी प्रिपेयर्ड थी कि इस तरह का सिलसिला होगा? हमें पार्टी में हमेशा इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जिंदगी सारी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ए वेरी हिस्टोरिक पार्टी, गॉन थ्रू टेस्ट एंड ट्रायल फॉर 40 years। कई आमरीतों का मुकाबला किया, कई अंदर से खिलाड़ी पैदा हुए, हर दौर में हुए। कई सियासी पार्टियों ने हम में से जन्म लिया, कई सियासी लीडर जो है उन्होंने अपने ग्रुप बनाए, हाल ही में पैट्रियट भी निकला। सबसे हमने वन आफ्टर दी अदर जो है इसी तरह की डिसीजन मेकिंग और कंसेंसस के जरिए जो है हम नबुर्द आजमा रहे और पार्टी कामयाबी से आगे की तरफ सफर करती रही। क्या ये जो आप ये ग्रुपिंग को जन्म दे रही है जी? क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये जो अब जो सिचुएशन है ये तो उसके सामने कोई चीज ही नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। मखदूम अमीन फहीम साहब बड़े इज्जतदार आदमी, कहीं उन्होंने कुछ जिद की बात नहीं की है। मखदूम साहब ने ये भी कहा है कि अगर आसिफ जरदारी साहब खुद वज़ीर आज़म यही एग्जैक्टली आप वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि हमने तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम्स देखे हैं, ये कोई डिफिकल्ट टाइम है नहीं। देयर इज नो प्रॉब्लम। पार्टी में उलझाव लगता है उनको, उलझाव अगर किसी बात पर थोड़ा बहुत आ जाए, डिसीजन मेकिंग लेट हो जाए तो हो सकता है हम खुद चाहते हो कि हम इसको जो है दुनिया के दूसरे ममालिक की सियासी पार्टियों की तरह एंड जो जब असेंबली का इजलास हो उससे एक आध दिन पहले करे। अच्छा, ये दुनिया में ऐसा होता है, सब डिस्कशन हो रही है इनसाइड द पार्टी, क्या वो इस तरफ चल रही है कि अबूरी वज़ीर आज़म कोई आ जाए? और नहीं, यहाँ पे जो डिस्कशन है ना दैट इज हम कंसेंसस हम देख रहे हैं कि जो सूबाई के आते हैं, जो सूबे के मेंबर्स हैं, जो वहाँ अपने अपने सूबों से कौमी असम्बली में इलेक्ट होके हैं, जो पार्टी की सीनियर के आते हैं, ये किस अंदाज में सोचती हैं कि ये पार्टी को किस अंदाज से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये शरीक चेयरमैन चूँकि पार्टी की क़यादत पर बिल्कुल नए हैं, पार्टी में तो 8 साल वो कैद भी रहे, बड़ी बहादुरी से कैद काटी, उनका तजर्बा है, सारी जहानत बहादुरी सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए ही इज़ वेरी केयरफुल और वो इसके लिए सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। डिस्कशन में कहीं ये पंजाब और सिंध का भी मामला चल रहा है कि और वो तो आप देखें कि बाहर की पॉलिटिक्स में सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। उन पार्टियों के साथ भी बात की जो जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, बाइकाट किया, जो असेंबली में नहीं बैठे उनसे भी बात कर रहे हैं, जो असेंबली में बैठे हैं उनके साथ कोलिशन बना रहे हैं। तो इस तरह से पार्टी के अंदर भी वो जितने भी लोग हैं उनको एक कंसेंसस, एक मुतफिका अंदाज में आगे लेके चलना चाहते हैं। अब अच्छा मुझे जरा इस हवाले से बताइएगा कि जो पूरी ये आपकी कोलिशन बन रही है उसमें एक और परसेप्शन ये भी है कि जो बड़ा ही ख़तरनाक इशू है वो जुडिशरी का है, और जुडिशरी के इशू के ऊपर आपने एक डेडलाइन भी दे दी है कि असम्बली के सेशन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन आ जाएगी। अब क्या आप लोग प्रिपेयर्ड हैं कि वो रेजोल्यूशन किस तरह आएगी, उसकी क्या लैंग्वेज होगी, एक हाउस देगा, 2 हाउसेस देंगे, किस तरीके से ये सारा सिलसिला होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक पार्लियामेंट वजूद में आई है जिसे लोगों ने वोट दिए हैं, और फिर हम ये भी कहते हैं, किताबों में भी कहते हैं, तकारीर में भी कहते हैं, असेंबली के फ्लोर पे भी कहते हैं, जिसको सारी दुनिया मानती है, हमारे उस आईनी हक को भी जो असेंबली का है, कि ये सुप्रीम है, तमाम अदारों से सुप्रीम है। तो फिर जब वो खड़े होकर कहेंगे कि हमें 2 नवंबर वाली जुडिशरी चाहिए, अदलिया चाहिए, तो फिर किसी को क्या हक है कि वो उसके रास्ते में रोड़े अटकाए? कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं है। जिस तरीके से लोगों ने डेमोक्रेटिक फैसला दिया है, डिसीजन दिया है इस पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में हमारा वकार बहाल किया है, उसी तरीके से पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन के जरिए अगर ये कहना है कि हमें वो अदलिया चाहिए, तो फिर किसी को क्या इख्तियार हासिल है? मैं तो दूसरी कोई टेक्निकल बातों में जाना ही नहीं चाहता। जब एक अदारा सुप्रीम है और उसने फैसला दे देना है तो फिर कोई तसादम नहीं है। इसलिए अगर इस मुल्क को चलना है तो जमहूरियत के रास्ते पे चलना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन इसके पास, इस मुल्क के पास जो दूसरा व्यू है बस वो ये है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए है, और जब तक वो नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता। देखिए जी, मैं कहता हूं कि सारी ख्वाहिशें हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। हम रेजोल्यूशन के जरिए भी करने के लिए तैयार हैं, हम 2/3 मेजोरिटी के जरिए भी करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास तो तमाम ऑप्शन हैं और ताकत है अवामी। उस अवामी ताकत के बलबूते पर हम ये कह रहे हैं कि हम ये काम कर जाएंगे। और ये भी आपने देखा, जैसे पहले मैंने अपनी बात में कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से परसेप्शन दिया गया कि नहीं जी वो तो जुडिशरी के हवाले से बिल्कुल आपके साथ नहीं है और ये तो मुश्किल होगा, फलां होगा। अभी तक तमाम लीडरशिप ने, जो इस वक्त डेमोक्रेटिक लीडरशिप जिसको मैं कहता हूँ, जो इस वक्त हमारे इत्तेहाद में शामिल है, उन्होंने जो फैसले किए हैं
वो अवामी उमंगों की तर्जमानी करते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में भी तमाम फैसले जो है वो अवामी फैसले होंगे, जिसमें कैबिनेट में जाना हमारा ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए हमने जमाती अपने मफाद को, हमने कौमी मफाद पर तरजीह दी है। और हमने अपनी पार्टनरशिप के लोग ये भी खदशात पैदा कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान कि ये वजारतों में इसलिए नहीं जाना चाहते कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ हमारी कोई अंदर से जो है वो हमारा दिल नहीं चाह रहा कि ये कामयाब हों। लेकिन मैंने अपनी लीडरशिप को देखा, जो पिछले 5-6 दफ़ा मुझे मौका मिला अपनी पार्टी की मीटिंग्स में जाने का, जो बड़ी एक्सक्लूसिव थी 8-10 अफराद की, उसमें मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हकीकतन यकीन माने किसी जगह ये महसूस नहीं होता कि ये हमारी तरफ से कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू पैदा किया जाए जिसकी वजह से स्वाय इस ख्वाजा आसिफ साहब की मामले के अलावा कि हमारी ये ख्वाहिश हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमारी ख्वाहिश है कि हमने इस मुल्क को और कौम को बचाना है, दोनों ने मिलकर। एक बड़ी डेमोक्रेटिक फोर्सेज है ना जी, तो हमारे लिए मुल्क अजीज है, हमारे लिए लोग अजीज है। जिन मुश्किलात में है, महंगाई में है, बेरोजगारी में है, लाकानूनियत में है, दहशतगर्दी में है, दुनिया में हमारा कोई मकाम नहीं है। अगर हम लोग कहीं बाहर चले जाएं, हमारे साथ जो सलूक होता है वो सारी दुनिया को पता है। ये सारे मामला हैं। अब सब एक चीज मुझे इसमें जरा जरूर बता दीजिएगा कि जुडिशरी के हवाले से जब एक बात आपके ओथ की आती है तो ये कहा गया जी कि ये कुर्बानी आपने दी है कि हम उस प्रेसिडेंट से ओथ लेने जा रहे हैं जो आपको नहीं कबूल। लेकिन मैं इससे आपका जवाब लेने से पहले बात करूंगा वसीम सज्जाद साहब के साथ। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेनेटर वसीम सज्जाद साहब तशरीफ रखते हैं। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वसीम साहब, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त आपके सामने ओपन है, कोलिशन बन रही है और सेनेट में भी हम देख रहे हैं कि कुछ इर्ताश महसूस हो रहा है। आपकी पार्टी के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? आप किस तरह कंडक्ट करेंगे अपनी पार्टी को सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी? जी, इसमें तो मेरे ख्याल में ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जो हुकूमत है वो बनेगी सेंटर में पीपल्स पार्टी, PMLN और ANP की, और उसमें ये भी नजर आ रहा है कि शायद JUI भी उनके साथ शामिल हो जाए। तो अगर ये सूरत हाल हुई कौमी असेंबली में, तो सेनेट में भी इसी किस्म की सूरत हाल होगी और यही पार्टियां वहां हुकूमत के बेंचेस पे बैठेंगी। जहां तक PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ताल्लुक है, तो वो उसने फैसला किया है कि जी वो ऑपोजिशन में बैठेंगे। तो यही सूरत हाल सेनेट में होगी कि वो ऑपोजिशन में होंगे और कौमी असेंबली में भी वो ऑपोजिशन में होंगे। और आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अब इन दोनों कोलिशन पार्टनर से क्या होंगी वसीम सज्जाद साहब? मेरे ख्याल में जी मेरी जाती एक्सपेक्टेशंस तो खैर मेरे ख्याल में उनका कोई इतनी अहमियत नहीं है। अवाम की क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? मेरे ख्याल में अवाम की एक्सपेक्टेशंस होगी कि जो मसाइल थे और जो मसाइल हैं, मसलन सबसे बड़ा मसला तो ये है कि पाकिस्तान में ये जो बार बार बॉम्ब एक्सप्लोजन्स हो रही हैं, खुदकुश हमले हो रहे हैं, वजीरिस्तान में भी ये मसला है, स्वात में भी ये मसला आ रहा है। तो अवाम की एक्सपेक्टेशन होगी कि भी जो हुकूमत आएगी इस पे अव्वलीन तरजीह इसको देगी और इस मसले को हल करने की कोशिश करेगी। लेकिन वसीम सज्जाद साहब, ये भी अवाम देखती रही है कि पिछले 5 साल में हुकूमत इस मामले को कंट्रोल नहीं कर पाई उस तरह जिस तरह के करना चाहिए था। तो क्या अगली हुकूमत से फौरी तौर पर इस तरह की एक्सपेक्टेशंस करना जो है वो मुनासिब होगा? देखिए ना, ये जो मसलन PMLQ को शिकस्त हुई है, इसकी एक वजह यही है कि अवाम ने समझा है कि इन्होंने सही काम नहीं किया। तो अब वो ये तवक्को करते होंगे, हो सकता है कि फौरी तौर पे न करें। ये नहीं कि फौरी तौर पे, मेरे ख्याल में हमारे अवाम जो हैं वो समझ रखते हैं, वो ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते होंगे कि जी कुछ दिनों में ये मसला हल हो जाए, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये होगी कि इसको तरजीह दी जाए और ये मसला तरजीही बुनियादों पे हल किया जाए। अच्छा, इसमें आखिर में मुझे ये बताइएगा कि उसके अलावा भी मैं समझता हूँ ना कि जो मसले हैं, मसलन महंगाई का प्रॉब्लम है या बेरोजगारी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का जनरल मसला है, तो अब अवाम की यही ख्वाहिश होगी कि इन मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए और इनका हल निकाला जाए। और एक और जो चीज़ अवाम चाहती है वो ये भी है कि सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो भी इस्टेब्लिश की जाए और तमाम इश्यूज जो है वो जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस हों और पार्लियामेंट में ही उनके फैसले किए जाएं। जी, ये तो बहरहाल हर एक की यही ख्वाहिश और मेरा ख्याल है कानून भी यही है कि पार्लियामेंट सॉवरन है और पार्लियामेंट ही सब मसाइल का हल, पार्लियामेंट कानून साजी भी करती है, पार्लियामेंट हर किस्म के काम कर सकती है।
लेकिन जहां तक अवाम का ताल्लुक है वो तो मसाइल का हल चाहते हैं ना, चाहे वो किसी तरीके से भी हल हो, हुकूमत बराह रास्त हल करे, पार्लियामेंट के कानून से हल करे। उनका तो मकसद ये होगा कि जी हमारे जो मसाइल हैं, हमारी जिंदगी में जो मसले हैं, बेरोजगारी है या महंगाई है या कोई और मसला है, उसका हल निकले। बिल्कुल ठीक आपने, और अल्लाह करे कि ऐसा हो सके। वसीम सज्जाद साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वसीम सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेनेट के रुकन हैं और साबिक सदर पाकिस्तान भी रहे हैं, और हमसे बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ चैलेंजेस अगली हुकूमत को क्या होंगे। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे इन चैलेंजेस के हवाले से। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी वसीम सज्जाद साहब से, और वो कह रहे थे कि कुछ चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश होंगे नई हुकूमत को। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा दहशतगर्दी का, और बिगेस्ट चैलेंज। जी हाँ। अब इसमें मुझे बदर साहब, आप चूँकि फिलोसॉफिकली भी चीज़ों को समझते हैं और इंटेलेक्चुअली भी सर आपका एक माशाल्लाह कमांड है चीज़ों पे, मुझे ये ज़रा बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी के यहाँ, मैं अक्सर ये लोगों से पूछता हूँ कि कोई थिंक टैंक किस तरह के आपने बनाए हुए हैं कि जो इन चीज़ों के ऊपर डिलिब्रेट कर रहे हो, और उनकी पॉलिसीज जो जब आपकी हुकूमत आए तो वो आ जाए सामने? हम डिलिब्रेट कर ही रहे थे कि ये हम खुद इस हादसे का शिकार हुए, ट्रेजिडी हुई खुद, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग थिंक टैंक इन आवर पार्टी। शहीद मोहतरमा ने ये थिंक टैंक कायम किया था। इसमें मुल्क के पुराने तजर्बाकार स्किल्ड पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, वो खुद इसके अंदर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली वी वर एंड वी वुड बी डेलिब्रेटिंग ऑन दिस। क्या स्ट्रेटजी होगी अब? मसलन ये जो इश्यूज हैं, अब लोगों को पता ही नहीं है कि टेररिज्म का मिसाल के तौर पर इशू जो है, इसको भी आप यू हैव टू नॉट टू गो विद वन मेजर, यू हैव टू टेक वेरियस मेजर्स। बहुत सारे जो है कई डिफरेंट फैसेट्स हैं इसके, आप समझते हैं कि मुख्तलिफ सतहों पर इसको सतहों पे, मतलब एक थ्रू दी पावर ऑफ द पीपल डेमोक्रेसी। आज खुद जो है अगर आप लोगों को एम्पावरमेंट दें, क्वालिटी दें, और उनको को पता चले हमारे हक को खूब हैं, और गुर्बत भी ख़त्म आपको करना होगी, उस पर कम अज़ कम जितनी ज़्यादा पहले सालों में हो सकती है, जितने बाद के सालों में, बट द मेन टारगेट शुड भी कि गुर्बत जो है ख़त्म की जाए, ताकि लोग मायली ना हो। जब लोगों के हालात अच्छे होंगे तो आज खुद वो इस तमाम जो दहशत गर्दी, यहाँ ऐसे लोग जो गली मोहल्लों में जाके पनाह लेते हैं, तो अवाम किसी वक्त में आज खुद मैदान में आकर इन चीज़ों का मुकाबला करते थे, और किसी जगह गुंडागर्दी बदमाशी होती थी गरीब मोहल्ले की सतह पर, तो उसका मुकाबला किया जाता था। अब लोग बेहिस है, कोई किसी के साथ गुंडागर्दी करता है, वो कहता है ये हमारा क्या ताल्लुक है इसके साथ, ये जाने वो जाने, क्योंकि देयर इज़ नो प्रोटेक्शन। यहाँ पे जो ताकतवर क्लासेस हैं, मे बी ऑफ द पॉलिटिशियंस, मे बी ऑफ द मनीड क्लास, ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स, ये सारी मनीड क्लासेस जो हैं, ये जिन्होंने रिसोर्सेज पे कब्जा किया हुआ है। यहाँ पे नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद गलियों मोहल्लों में बेरोजगार फिर रही है, उनको इसी वजह से शायद वसीम सज्जाद साहब कह रहे थे कि महंगाई का मसला भी आपको टैकल करना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें इंटररिलेटेड हैं, बेरोजगारी, महंगाई और एनवायरनमेंट, ये सारी जितनी चीज़ें हैं, वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू डिलीवर टू द पीपल। ठीक है। अब साहब एक बात, जब वसीम सज्जाद साहब से बात हो रही थी तो सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट की बात हुई थी, तो इस हवाले से कि जो भी हमारे नेशनल इश्यूज होंगे, वॉर ऑन टेरर अगर हमने लड़नी है तो किस तरह लड़नी है, किस लेवल पे जाके लड़नी है, फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी होगी, ये तमाम मसाइल जो हैं वो पार्लियामेंट की सॉवरेंटी में आते हैं। तो क्या आप मेक श्योर करेंगे कि आइंदा जो पार्लियामेंट है वो तमाम फैसले खुद करे, बजाय इसके कि वो फैसले कहीं और हों? पहले मैं जहांगीर बदर साहब ने उसका एक्सपेक्ट बयान किया कि भाई इस तरीके से दहशतगर्दी की ये वजूहत भी हैं। इसमें एक और है, अभी जब मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो इंतज़ार के लिए हम जब बैठे हुए थे, तो एक चल रहा था कि नेटो फोर्सेस ने फलां जगह के ऊपर जो हमला किया उसको उसने मान लिया कि मैंने किया, और उसमें 2 ख़वातीन और 2 बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं, जो पाकिस्तानी इलाके में हुए। अब उसका कोई बाप होगा उन बच्चों का, या उन बच्चों का कोई भाई होगा जो किसी ऐसे शख्स के हत्थे चढ़ जाएगा जो उसको जन्नत की टिकट देगा, और वैसे भी उसका रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है हमारी खारजा पॉलिसी है। हमें अपनी सॉवरेंटी पे किसी तौर के ऊपर सौदेबाजी किए बगैर दुनिया की तमाम ताकतों के साथ बराबरी की सतह के ऊपर बात करनी होगी। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि जब डेमोक्रेटिक फोर्स आके बैठेगी इक़्तिदार पे,
और जब वो फैसला करती है तो वो फैसला करेगी, अगर कोई उसको डिक्टेशन देगा तो वो कहेगी मेरे पास पार्लियामेंट मौजूद है, मैं अपनी पार्लियामेंट से पूछ लूं, मैं अपने लोगों से पूछ लूं। जब डिक्टेटर के पास फैसला जाता है तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं होती कि मैं पार्लियामेंट से पूछ लूं या लोगों से पूछ लूं। उसको लाया इस मकसद के लिए जाता है कि आपको ये कहना है, आपने ये करना है। तो इसलिए ये सब चीजें जो है वो लोगों को उम्मीद की किरणें जो है वो नजर आ रही हैं पाकिस्तानी को। तो ये जो वेस्टर्न प्रेशर्स और अमेरिकन प्रेशर्स आप समझते हैं कि इनको हैंडल किया जा इसको हैंडल किया जा सकता है, इसको डिफ्यूज किया जा सकता है। और जब डेमोक्रेटिक आप सिस्टम को कंटिन्यूटी उसकी रहने देंगे तो मैं नहीं समझता कि 97 का इलेक्शन आपको याद होगा कि 2 पार्टी सिस्टम होके रह गया, बेशक 2 पार्टियां थी। इसी हवाले से ये जो वेस्टर्न और अमेरिकन प्रेशर्स हैं, मैं देख रहा हूं कि पिछले 3-4 दिन से एक कैंपेन चल रही है जरदारी साहब के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया में। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जेन पेरलेस की जो खबर है फ्रॉम प्रिजन टू द, जो उनका एक हेडलाइन थी उनकी, वो उसमें हमने देखा कि उसमें उन्होंने एक लंबी चौड़ी स्टोरी जो है वो फाइल की है। और इसी तरह जो वेस्टर्न मीडिया है वो भी दे रहा है। ये कैंपेन जरदारी साहब के खिलाफ क्यों चल रही है? देखिए, ये जो कैंपेन जरदारी साहब के खिलाफ चल रही है, जिसका आपने जिक्र किया, इसके अपने कोई मखसूस मकासद होंगे, जिसका मकसद होगा कि इनको अपने अंडर प्रेशर लाया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन बाहर ऐसा परसेप्शन नहीं है। बाहर जो लोगों में तासर पाया जाता है, जो बाहर फिजा है, उस पर जरदारी साहब का इमेज बिल्ड हो रहा है और बहुत स्पीडली उनका इमेज बिल्ड हुआ है। और उनके मुतल्लिक जो लोगों के पहले परसेप्शन थे उनमें एक बहुत नुमायां तब्दीली आई है टुवर्ड्स गुड पॉइंट्स। तो इस तरह से अगर वो मीडिया इस तरह की हरकत भी कर रहा है तो उनका इम्पैक्ट जो है, लेकिन उसका जो परसेप्शन पड़ रहा है वो आम पब्लिक में वो ये है कि पहले उन्होंने कोशिश की कि अपने एम्बेसडर्स के जरिए आपको प्रेशराइज किया जाए, अब वो मीडिया के थ्रू प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट टू गेन देयर ओन। ये हमारे साथ जो है ये तारीख के हर लम्हे पे हुआ है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जो है बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन, उस वक्त के अखबारात अगर आप उठा के देखें और इंटरनेशनल मीडिया, तो एक बहुत बड़ी कैंपेन चली, उनको काफिर भी करार दिया ताकि वो इंतखाबात ना जी सकें। लेकिन इसके बावजूद अवाम ने उन्हें अपने कंधों पे उठाए रखा और वो उन्होंने इंतखाबात भी स्वीप किए और अपनी शहादत तक अवाम के मोस्ट पॉपुलर लीडर रहे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता भी रोकने के लिए जो है कई जगह का मीडिया इस्तेमाल किया गया, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी वो मीडिया के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवाम की तर्जुमान जमात है। मैं समझता हूँ इसके जो अभी शरीक चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़े मुश्किल वक्त में क़यादत कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी बहादुरी से पार्टी के लिए कुर्बानी दी और 8 साल तक कैद तन्हाई काटी। उनका इमेज जिस किस्म के मजमूनों से, ये बात फिक्रा मेरा पूरे, उनका इमेज इस किस्म के मजमूनों से ख़राब नहीं किया। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आपकी ज़ाती ख्वाहिश क्या है कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट पे किसको आना चाहिए? ये सियासत तो ख्वाहिशात का अमल है ही नहीं, यही इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स एक मारूजी इल्म है, ये डेफिनेशन दी उन्होंने पॉलिटिक्स की, कि सियासत एक मारूजी इल्म है, ये ख्वाहिशात का खेल नहीं। चले तो ये रिकॉर्ड में मौजूद है। एक सेकंड में आप मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक, मैं बात, अगर आप मुझे इजाजत है तो श्योर, मेरी विजन ये है, मेरी ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश मेरी विजन है। मैं पहले आपको एक बात बता दूं, मैंने जो पार्टी के शरीक चेयरमैन है ना आसिफ अली जरदारी साहब, उनके साथ मुझे ज़िंदगी में पहला मौका है कि मैं उनके साथ काम जो पिछले चंद माह हैं आफ्टर द शहादत ऑफ शहीद मोहतरमा मैं काम कर रहा हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी उनके साथ कभी मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, ना मैंने किया, लेकिन इसके बावजूद है वेरी स्ट्रॉन्ग विजन। और वो विजन मेरा पार्टी के अंदर मेरी एक स्किल एक्सपीरियंस है जो मैंने इन 40 सालों में पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आमरीतों का मुकाबला करते हुए देखे और पार्टी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के अवाम की फ्यूचर की सब, वो ये है कि मैं ये बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ कि जो पार्टी के अंदर जिस तरह से इतने उम्मीदवार पैदा हो गए हैं, जो इसमें एक मसले को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, उस पर अगर शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जो है इज़ द मोस्ट फिट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कि वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा का मिशन और विरसा जो है वो बड़ी ईमानदारी बहादुरी के साथ पार्टी को भी डिलीवर करेंगे, वो अवाम को भी डिलीवर करेंगे
वो कोलिशन पार्टनर को भी जो है मुतमिन करेंगे। इस तरह से वो इस तारीखी स्ट्रगल को आगे जो पार्टी के चेयरमैन है बराबर तक उसको एक अमानत के तौर पर लेके जाएंगे, जिससे पार्टी आंदा जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो पार्टी जो है वो तरीकी तौर पर आगे जाएगी, जिससे हम लोग जो इतने साल स्ट्रगल किया हम जिंदा रहेंगे उस पर, दुनिया में ना होने के बावजूद अच्छी स्ट्रगल में। अच्छी बात है, दिस इज माय व्यू। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई साहब, इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, कोलिशन गवर्नमेंट्स जो हमेशा बड़ी सेंसिटिव गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें मेक और ब्रेक की भी सिचुएशन बड़ी जल्दी आ जाती है, क्योंकि जाहिर है कि उसमें इनसेंसिटिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। इसमें जो भी इश्यूज आएंगे, आप समझते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से आपको इस तरह का गो हेड सिग्नल दिया गया है कि हमें इस कोलिशन को बरकरार रखना है एट एवरी कॉस्ट? ये तो अभी मियां साहब की स्टेटमेंट चल रही है टीवी के ऊपर, तो स्लाइड चल रही है कि हमने कोई इख्तलाफात को, किसी चीज़ को हमने माने ही नहीं रखना हमने। अच्छा, ये जितने इश्यूज अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, मैंने भी एक दो मरतबा किया, बदर साहब ने भी, जहांगीर साहब ने, उसमें आप देखें कि कौन सा ऐसा इशू है जो मुश्तरका नहीं है तमाम नेशनल इशू में, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, लाकानूनियत है, दहशतगर्दी है, रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी है, ये सारा के सारे जितनी हैं मामलात, इसके अलावा कौन सा मामला है इस पाकिस्तान का? पाकिस्तान की सॉवरेंटी है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप उससे अलग रख सकते हैं? पाकिस्तान की सॉवरेंटी से क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अलग रख सकते हैं? डिफरेंट हो सकते नहीं, देखिए ठीक बात कही, मैं इस पे ऐड करता हूँ एक फिक्रा, बस सब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनकी पार्टी जो मियां नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग है उसके दरमियान ये तय पाया है कि हम तमाम इशू जो है ये मुश्तरका तौर पर जो है डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए हमने तो अब जैसे ये अभी कमेटियां काम कर रही हैं, हमारी तरफ से कमेटी बनी हुई है, उसकी बड़ी तारीफ कल हमारी पार्लियामानी पार्टी में हुई है। इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी की तरफ से कमेटी काम कर रही है, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है दोनों, और कभी फ्यूचर में भी फर्दर भी अगर किसी जगह के ऊपर मसाइल तो पैदा होते हैं, लेकिन वो हल इन कमेटीज की सूरत में किया जाएगा, और फिर अगर उसमें भी खुदा ना खासा हल नहीं होता तो वो लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप, जो शराकत इक़्तिदार है, उसके लिए किस तरह का एक फार्मूला बना? अच्छा, उसमें भी देखें, अभी आप देखें कि कितनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, कितने उसमें लोग हैं, मैं समझता हूं जिनको बंदा अकोमोडेट करना चाहता है, लेकिन किसी एक जगह के ऊपर भी कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा। पंजाब की सतह के ऊपर, फेडरल की सतह के ऊपर हम ना कह रहे हैं जी हमने इतनी लेनी है, ना पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं जी हमने तो सिर्फ इतनी देनी है, ऐसी तो सूरत हाल ही कोई नहीं है। और इसी तरह पंजाब में है कि पंजाब में भी हम बड़े खुले दिल के साथ बैठे हुए हैं कि जो वजारत लेनी है आप ले लें, जो हमें देनी है हमें दे दें। इसमें तो अगर होता तो अभी तक तो चैनल्स के ऊपर अखबारात जो हैं वो भरे होते हैं और कहते हैं कि जनाब अभी तक ये चिंगारी जो है किसी सूरत नहीं भड़की, ना है कोई चिंगारी जिससे वो शोला बन जाए। ऐसी सूरत हाल इंशाल्लाह ताला ये मुल्क और कौम के लिए बड़ी मायूस कुन होगी। ये भी मैं बता दूं आपको, अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चिंगारी जो है वो शोला बनती है तो फिर ये मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह है। और मैं समझता हूँ कि मुल्क जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये फैसले अब हमारी लीडरशिप के पास है कि हमने कौन से फैसले करने हैं। आज तक वो दो मुख्तलिफ आइडियालॉजी रखने वाली, मैं फिर दोबारा उसको दोहरा देता हूँ, मुख्तलिफ आइडियालॉजी रखने वाली पार्टीज जो हैं वो इस तरीके से मुल्क और कौम के मफाद में इकट्ठी हुई हैं कि महसूस नहीं होता कि इनमें आपस में, जैसे मैंने अभी बहुत सारे नेशनल इश्यूज गिने हैं, उसमें किसी एक पर भी कोई इख्तलाफ। नेशनल इश्यूज में जो हमने पहले बात की थी बदर साहब, वो ये थी जुडिशरी के हवाले से, मैं तो उसको दोबारा थोड़ा सा टच करना चाहूँगा। हमारी जो जुडिशरी का मामला इस वक्त चल रहा है उसमें सुना ये है कि 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, उसमें मुख्तलिफ लोगों को, जजेस को उन कैटेगरीज में रखा गया है। फिर ये भी एक क्वेश्चन है कि जो कोर्ट रूलिंग्स इस दौरान दी गई हैं उनका क्या स्टेटस होगा। फिर वो जो जजेस हैं उनकी कैटेगराइजेशन जो हुई है वो उनको किस तरीके से डील किया जाएगा। ये जो इश्यूज हैं, ये यहाँ से एक परसेप्शन बनता है कि हो सकता है कि ये डिली डैलिंग जो हो रही है किसी सतह पर वो आगे कंटिन्यू करे और खुदा न खास्ता ये एक इशू ऐसा बन जाए जो कि बोन ऑफ कंटेंशन बन जाए। नहीं, मेरे ख्याल में जो है इस तरह से शायद ना हो। ये अभी किसी जगह कोई ऐसी जिद का मसला नहीं आया। इकट्ठे डिसीजन मेकिंग जो है बड़े अच्छे अंदाज में हो रही है, और पॉलिटिक्स जो है ये तो डिस्कशन के जरिए ये जो इशू है, डू यू रियली थिंक इट इज दैट सिंपल? इट इज़ नॉट दैट सिंपल, यू आर राइट। मैं नहीं कहता हूँ, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसके जो कानूनी तकाजे हैं
नहीं भाई साहब कह रहे थे ना कि ये तो नहीं, मेरा मतलब है इन्होंने अब्बासी साहब से मैं एग्री कर रहा हूँ, ही हैज टॉक्ड अबाउट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, कि हमारी इंटेंशन यही है कि हमने मिलकर इसको हल करना है और इसकी वजह से हमने अपने आप में डेमोक्रेसी को खराब नहीं करना। Am I right? Yes, absolutely. तो इस पे जो बाकी चीजें हैं उसके हल ढूंढे कि क्या है, एक हल ढूंढा है कि इस पे जो है एक माह के अंदर कोई रेजोल्यूशन किया जाए। लेकिन वैसे जो ओथ की बात हो रही थी पहले जब हम बात कर रहे थे, तो ओथ लेने का मतलब तो ये नहीं होगा कि आप जो प्रेजेंट पीसीओ है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये 17th वाले ओथ की बात कर रहे हैं जी, जो अभी आप ये आपको सरप्राइज मिलेगा उस दिन इंशाल्लाह। चलें ये इंशाल्लाह 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हल्फ लेंगे। अच्छा, ये अब आपको खबर दे रहा हूँ। चलें ये तो एक अच्छी बात है बदर साहब और इसमें पॉजिटिव बात है, लेकिन साथ साथ ये भी चीज़ बताइएगा कि जो अभी हम सेटअप देखेंगे इसमें आपने एक तो चीज़ कह दी कि अबूरी सेटअप नहीं होगा जी, अब अबूरी नहीं होगा, ये जो वज़ीर आज़म का सिलसिला होगा ये अबूरी नहीं होगा। इज दैट राइट? जी, अब डिसीजन मेकिंग जब सामने आ जाएगी तो ऐसा ही हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो। हमने अपनी इंटेंशन शो की है कि हम चाह रहे हैं कि अबूरी ना हो, परमानेंट ही। और साथ साथ एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर आप कहते हैं कि हमें गवर्नेंस चाहिए है और गवर्नेंस के लिए पावर चाहिए, इख्तियारात चाहिए हैं। अब जो गवर्नेंस आप शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो शुरू करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से उसका धागे का कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे, उसमें क्या क्या आपकी प्रेफरेंसेस होंगी? कोई बहुत सो मेनी थिंग्स, अगर आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ही ले लें, फंडामेंटल राइट्स ले लें, सो मैनी थिंग्स टू डू। अभी तो बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशन है जो करने वाली है। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ही इतनी लेजिस्लेशन बन जानी है जो क्या इनका हिस्सा होगी कि आप वी हैव टू डू, क्योंकि वी आर कमिटेड टू द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। आप कह रहे हैं कि इनका हिस्सा बन सकता है? हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जहाँ जहाँ जो डेलिब्रेशन होकर तफसीलात तय होंगी उसमें डेफिनेटली उसके लिए आपको जो है आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं बढ़ सकते हिस्सा। तो अभी तो वो इंटेंशन है ना, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक डॉक्यूमेंट बनाया है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये बेस फराम करेगा इंसाफ की, इक्वालिटी की, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की, और किस तरह से इस डेमोक्रेसी को एक अच्छे अंदाज में आगे ले जाके एक मुकम्मल तौर पर नीचे तक लेके जाना है, लोगों को उनके राइट्स कैसे देने हैं। उसमें मेरा ख्याल है लिखा हुआ है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को 12 अक्टूबर 1999 वाली सारी चीजें उस पर लिखी हुई है। ठीक है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट उसको अमेंड करना पड़ेगा असेंबली, यही है कि डॉक्यूमेंट 2/3 मेजोरिटी चाहिए हो। वी हैव सर, 2/3 हो या जितनी भी मेजोरिटी चाहिए हो, जब हमने ये इरादा कर लिया है कि इसको करना है तो पीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस पे। आई डोंट थिंक। वैसे आपकी क़यादत जो है वो कश्मीर के ऊपर हमने देखा कि बड़ा फोकल भी रहते हैं और वोकल भी रहते हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से हमने थोड़ा सा देखा कि पिछले दिनों एक बयान है, लेकिन अगरचे उसकी वो तरदीद आ गई, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि कश्मीर के हवाले से भी कुछ खुदा न खास्ता। अच्छा, मैं तो उस दिन बात आई थी, लेकिन अब मैं पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू जो पीपल्स पार्टी का है वो जहांगीर साहब बेहतर बताएंगे, लेकिन मैंने जो सुना, जो जरदारी साहब के मुंह से सुन रहा था, एक तो स्टेटमेंट चल रही होती है ना, वो नहीं, वो ट्रिगर की बुनियाद के ऊपर नहीं, उनके मुंह से सुना। उनका कश्मीर का बच्चा मर रहा हो तो क्या मैं उसको चैन से बैठूंगा? अगर मेरी बेटी मर रही हो, अगर मेरी बहन वहां मर रही हो, तो ये बड़ी खुशशाइंद बात है। एक यही बात रह गई थी लोगों के पास कि शायद कश्मीर हमारा ही है, बाकी पाकिस्तानियों का नहीं है। तो ये इसी तरीके से है कि दीन इस्लाम सब मुसलमानों का है, किसी एक मजहबी जमात का नहीं है, किसी एक सियासी जमात का नहीं है। इस तरह कश्मीर इशू कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के कोल के मुताबिक हमारी शहरक है। उस शहरक को किस तरीके से हमने हल करना है, किस तरीके से हमने बात करनी है, उसके ऊपर जो है वो तरीक़ाकार तय करना है। और उस तरीक़ाकार को हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि रेजोल्यूशन वही जो थी 1947 में हमने कहा था कि पूछ लें कश्मीरियों से। हम तो कोई बात ऐसी नहीं कह रहे जो कि हकीकत पे मबनी ना हो। आप लोगों को दुनिया से पूछते फिरते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों से पूछ लो किसके साथ रहना है, जो फैसला वो कर लें, उसके मुताबिक फैसला दे दें। तो बदर साहब कश्मीर के ऊपर भी एज सच कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं। वेरी गुड। ये दोनों चीज़ें जो है वो तय हो गई, जुडिशरी भी और फॉरेन पॉलिसी पे भी, और सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट भी, इसके ऊपर भी आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट तो हमारा मेन फोकस है, उसके बाद ये सारी चीजें ये तो उस पर हर चीज उस पर डिपेंड करती है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे टाइम खत्म हुआ चाहता है। जहांगीर बदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, और हनीफ अब्बास साहब आप तशरीफ लाए और बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने देखा कि तमाम जो मेजर इशूज़ हैं
वहाँ पे ये दोनों मेजर पार्टीज़ का एक कंसेंसस मौजूद है, और यही जो कंसेंसस है ये ट्रिकल डाउन कर रहा है पूरी पाकिस्तानी कौम में, और वो फील कर रहे हैं कि एक रिलीफ उनको मिला है कि दोनों मेजर जो पार्टीज़ हैं उनके यहाँ एक कंसेंसस मौजूद है ऑन डिफरेंट इश्यूज़। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। आप भी दुआ कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे, और हम भी करेंगे। और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरा मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सपुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरा किसाना को नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।